हसन अकबर, हमने देखा कि ओवरनाइट डॉलर और येन और यूरो के मुकाबले में हमें नीचे जाते हुए दिखाई दिया बिफोर दिस अनाउंसमेंट। ऑफ कोर्स ट्रेड डिस्ट्रप्शंस का असर तो नेचुरली अमेरिकी डॉलर के कॉन्फिडेंस पे होना ही था, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज दे स्टिल ऑन अ कोलिजन कोर्स? अब इक्विटी मार्केट्स ने तो रिएक्ट करना ही था हसन, लेकिन असल कहानी, द रियल स्टोरी शायद ये बॉन्ड मार्केट की है। 30 ईयर यूएस ट्रेजरी बिल्स पे यील्ड अगर 3.3% से तकरीबन 4.5% पर अगर चली गई, इसने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी और पैनिक मोड में व्हाइट हाउस चला गया। थैंक यू मेहर। यहाँ पर अगर आप वॉशिंगटन में बात करें तो मोस्टली जो लोग व्हाइट हाउस के साथ कनेक्टेड हैं, हाँ। काफी लोगों ने ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी और ट्रेजरी सेक्रेटरी भी, दोनों जो थे वो बड़ी क्लोजली देख रहे थे ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड को। और जब वो स्पाइक करना शुरू किया, लोगों ने ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू किया, तो थोड़ी सी पैनिक मच गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें जो है ये 90 डे पॉज लाना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। जो मार्केट्स ने जो द अमाउंट ऑफ मनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट ने लूज किया, हम्म। उसके फौरन बाद बहुत सारे जो बड़े हेज फंड मैनेजर्स थे, बिलियनर्स, कंपनी के सीईओज हैं, उन्होंने, और उनमें से कई प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर्स भी रहे हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली, नोवारो, इलॉन मस्क। ऑल ऑफ देम। या। तो उन्होंने जो है वो ट्रेजरी सेक्रेटरी को भी रीच आउट किया और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ को भी रीच आउट किया, हम्म। और उनको कहा कि ये जा रहे हैं, इसका हमें बहुत नुकसान हो रहा है, और कई जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट लूज कर चुकी है। तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि पुश बैक आ रहा था व्हाइट हाउस को। कई सारे हेज फंड मैनेजर्स ने, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही थी जब मार्केट ने इतना हम्म। क्रैश करना शुरू किया, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना शुरू किया अपनी लिक्विडिटी बनाने के लिए। हम्म। और कुछ लोग ये भी क्यासा रही कर रहे हैं कि शायद जापान, जो सबसे बड़ा ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर है, या चाइना जो है, उन्होंने भी कुछ अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफलोड किए हैं। लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है, ये कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि जो अमेरिका में बहुत सारे बिग बिजनेसेस हैं, बिग सीईओज हैं, और जो मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को और जो व्हाइट हाउस है उनको अप्रोच किया कि आपको इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, और शायद ये डायरेक्शन सही नहीं है जिसमें कि हम जा रहे हैं। हम्म। उसके बाद ये पॉज आया। सो ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक इट्स नॉट मच थॉट आउट। मैं आपके पास फिर आऊंगी। वॉशिंगटन में बैठे हैं हमारे साथ हसन अकबर। अमेरिका और के हसन साथ। अकबर, आप वॉशिंगटन में मौजूद हैं। आज प्रेस सेक्रेटरी कह रही थी कि मेनी ऑफ यू इन द मीडिया हैव मिस्ड द आर्ट ऑफ द डील एंड यू हैव फेल्ड टू सी व्हाट द प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू डू। वो कहती हैं यू ट्राई टू से कि पूरी दुनिया जो है इट वुड बी मूविंग क्लोजर टू चाइना, मगर इनफैक्ट हमने इसका बरक्स देखा है, पूरी दुनिया तो अमेरिका के करीब आई है और चीन से तो दूर हुई है, बिकॉज हमारी मार्केट्स और हमारे लोग और हमारे कंज्यूमर्स ज़्यादा डिजायरेबल हैं। इसीलिए 75 ममालिक का राब्ता करना, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं भी देख रही थी सेनेटर एडम शिफ जो हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन हो डोनाल्ड ट्रंप में, जो उन्होंने ये 90 दिन का पॉज दिया है, इसके पीछे कुछ और कहानी उनको देख रही है। वॉशिंगटन में क्या इस हवाले से राय है? देखिए, ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाला इशू जो है, ये काफी सीरियस इशू है, क्योंकि पॉज अनाउंस करने से कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल पे हम्म। ट्वीट किया कि अपने सपोर्टर्स को कि आप, ये टाइम है स्टॉक्स खरीदने का। उस वक्त मार्केट क्रैश कर रही थी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये पहले ट्वीट किया दैट यू शुड बाय द स्टॉक्स, हम्म। और उसके कुछ घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया पॉज। और पॉज अनाउंस करने के बाद मार्केट ने रैली किया, तो कई लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। तो वाओ। क्लियर, इस वजह से जो है वो डेमोक्रेट्स भी और कई लोग जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं हम्म। इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाइट हाउस से इसके बारे में जो सवाल किया गया है, उनकी रिएक्शन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने को नहीं पता था, उन्होंने फैसला नहीं किया था कि वो जो है ये 90 डे पॉज लाएंगे। हम्म। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा इशू होगा आगे आने वाले दिनों में, कि क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग के जुमरे में आता है या नहीं आता। जहां तक बात है चाइना और अमेरिका की, देखें, चाइनीज कंज्यूमर्स और अमेरिकन कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान होगा। हम्म। चाइना एंड अमेरिका टुगेदर आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, हम्म। 45% टू बी एग्जैक्ट, ठीक हम्म। है। तो नुकसान जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर को भी होगा। इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो चाइना पे टैरिफ है वो 125% नहीं है, 145% है।
क्योंकि ये 125% इज इन एडिशन टू द अर्लियर 20% टैरिफ्स दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड अनाउंस्ड। तो ये 145% essentially, yes. हाँ, ये 145% है। तो इसका मतलब आप खुद सोच लें कि $1000 का आईफोन जो है वो $2450 का बिकेगा। $100 की जूता, जॉगिंग जूता जो है वो $245 का बिकेगा। तो इसके अलावा एक चीज जिसको हम नहीं जो सोच रहे जिसके बारे में, वो ये है कि अभी भी 10% टैरिफ पूरी दुनिया पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया हुआ है। ये 10% टैरिफ का मतलब है कि जो एक्स इंपोर्ट्स अमेरिका में आ रही हैं वो सारी 10% महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मेक्सिको, कनाडा और चाइना को कंबाइन कर लें तो ये तकरीबन 50% इंपोर्ट्स हैं अमेरिका की। ठीक है, अगर आप चाइनीज इंपोर्ट्स, कैनेडियन इंपोर्ट्स और मैक्सिकन इंपोर्ट्स को कंबाइन कर लें तकरीबन 400 बिलियन डॉलर सारे बनते हैं। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इंपोर्ट है यूएस के अंदर। तो बाकी दुनिया में अगर बेशक आपने टैरिफ कम कर दी हो, 90 डे पॉज ले आए हो, लेकिन यूएस कंज्यूमर को तो इम्पैक्ट होगा और इसका रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हाँ, बताइए इम्पोर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी पिछले 80 साल से एक सिस्टम के तहत चल रही थी, उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। हाँ, और कई ईयू जैसा ब्लॉक है या कई बड़े ममालिक है, इंडिया भी उसमें शामिल है, वियतनाम भी है, वो अब सोचेंगे कि उनको अपनी फ्यूचर जो एक्सपोर्ट्स है उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई एंड इस ऑल्सो हसन, अब ऑफलोड भी तो करना है ना किसी मार्केट के अंदर। सो बिल्कुल करेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग, बिल्कुल करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप क्या कहेंगे हसन अकबर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, इसमें एक बात हमें समझने की जरूरत है कि चाइना को इम्पैक्ट क्यों होगा। पिछले 2 साल से चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट क्रैश चल रहा है। चाइनीज इकोनॉमी के जो कंज्यूमर है उसकी बाइंग पावर उतनी नहीं है कि ये जो $400 बिलियन जो कि अमेरिका जा रहा है, अगर ये डिमांड गिरनी शुरू होगी तो चाइना ने कहीं तो अपना सामान बेचना है, उन्होंने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना है। पिछले 2-3 साल से जो चाइनीज लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट शी, उनकी जो इस दफा अनाउंसमेंट आई थी, जो साल की वो करते हैं अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट, उनका फोकस चाइना का ये है कि वो मिडिल इनकम ग्रोथ, जिसको वो कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे, उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे, चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ स्लो ना हो। तो उसके लिए जरूरी है चाइना के लिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो दुनिया भर में करता रहे। जो अमेरिका ने एक्शन लिए उसका नुकसान चाइनीज इकोनॉमी को भी पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा। हाँ, सवाल ये जरूर है कि कौन सा मुल्क और कौन से कंज्यूमर्स ट्रेंड हैं या वो ज्यादा पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि चाइना अमेरिका से बहुत आगे है। चाइना में वो पॉलिटिकल कॉस्ट्स नहीं है कंज्यूमर्स की, इन्फ्लेशन की या कंज्यूमर्स को पेन बर्दाश्त करने की, जो कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प या कोई भी प्रेसिडेंट हो उसको उसको फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन चाइना इन दैट सेंस हैज मोर कैपेसिटी टू टेक द पेन ऑफ दिस ट्रेड वॉर। मगर मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में देखिए सारी दुनिया की मईशत में हमें एक क्लियर ब्रेक नजर आ रहा है। खाली ये टैरिफ वॉर की बात नहीं है, मगर अगर आप सैंक्शंस को देखें, डीकपलिंग की बात की जाती है चाइना के साथ, सब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डीकपलिंग की बात की जाती है। अमेरिका ने जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बैन लगाया, नीश टेक्नोलॉजीज के ऊपर बैन लगाई। चाइना ने रिटेलिएशन में रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो है वो बैन लगाया है, और उसके ऊपर उन्होंने अमेरिका के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो हमारा जो निज़ाम, ग्लोबल निज़ाम जिसका सबको फायदा हुआ है, अमेरिका भी रिच हुआ है, चाइना भी रिच, अमेरिका का सरप्लस है सर्विसेज में। चाइना जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल है, मैकडॉनल्ड्स है, बड़ी कंपनी चाइना में ऑपरेट करती हैं, जो वो प्रॉफिट कमाती हैं चाइना से, वो तो सरप्लस है, वो तो ये ट्रेड डेफिसिट में काउंट नहीं होता। चाइनीज की आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका हमें ये कहता है कि हम डेफिसिट में है, मगर हम गुड्स में डेफिसिट में है, सर्विसेज सर्विसेज में। में तो अमेरिका इज इन अ बेटर पोजिशन। या तो तो जो सारी दुनिया का जो मईशत का निज़ाम है उसको धचका पहुंचेगा। और मेरा ख्याल है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं। ग्लोबल पावर कंपटीशन और मईशत का कंपटीशन और ऑल्सो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है वो एक नए फेज में जा रहा है, जिसमें कि हमें बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस नजर आएंगी।
ठीक है। और हसन अकबर, ये टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो हमारी है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट्स का टू टू अमेरिका। और इसको भी हार्ड हिट होगा, फ़कत 10% ही क्यों ना हो। कमोडिटी प्राइसेस का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमें मिले भी तो हम कभी अवेल नहीं करते हमारे एक्सपोर्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने इनएफिशिएंट हैं। तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो इन साजगार हालात पे भी कैपिटलाइज नहीं करते। आने वाले दिनों में मुझे तो लग रहा है प्रेशर आएगा, हमें और सब्सिडाइज करें। एक्सपोर्टर्स कहेंगे रुपए को डिप्रिशिएट करें आप, एप्टमा थोड़े दिनों में शायद खड़ी हो जाए। आप सही कह रही हैं। देखिए, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और जैसे कि आपको पता है जिस तरह की माशी हालात से पाकिस्तान पिछले 2 से 3 साल से गुज़रा है, हम्म। उसमें हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज किस तरह कमा पाएँ, और हम कितना कमा पा रहे हैं। तो हम्म। उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स टू द यूएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। और प्रेशर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है वो ज़रूर आएगा, हम्म। चाहे वो सब्सिडीज़ की शक्ल में आए, चाहे वो जैसे डॉक्टर पाशा ने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा कि हम अपनी करेंसी के बारे में भी सोचें, उसको डिवैल्यू करने के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की पोज़ीशन ये है कि उन्होंने टैरिफ्स किस बात पे लगाए हैं? ट्रेड डेफ़िसिट पे लगाए हैं। उन्होंने टैरिफ पोज़ीशंस नहीं देखी कि हम उनके प्रोडक्ट्स पे कितना टैरिफ लगाते हैं। वो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें और उसमें उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात की है, जिसमें करेंसी मैनिपुलेशन या करेंसी को जो है वो ज़्यादा ओवर वैल्यू करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूएस गवर्नमेंट का। तो इस पे अगर नेगोशिएशंस भी होंगी तो वो ये पॉइंट भी रेज़ करेंगे और इसके हमारी अपनी मईशत पे भी नेगेटिव असरात होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर डॉलर की हम्म। वैल्यू, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू चेंज होती है तो उसके हमारी इंटरनल मईशत के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। हम्म। हम्म। तो इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि देखें, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड सेट इन होगा, हम्म। तो अमेरिकन कंज्यूमर कम खरीदेगा। अक्सर लोगों से हम ये सुनते हैं कि जी 10% सारे मुल्क यानी बांग्लादेश, वियतनाम सबको हम्म। 10% लग रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इन कंपैरिज़न वी विल स्टिल बी एट द सेम लेवल, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कंपेयर्ड टू अदर एक्सपोर्टर्स। बट द रियलिटी इज़ कि जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड सेट इन होता है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है, तो कंज्यूमर कम खरीदता है। तो ओवरऑल जो खरीदारी है अमेरिका से प्रोडक्ट्स की, खास तौर पे अपैरल और टेक्सटाइल की, हाँ। कम होगी, तो उसका हिट भी हमें मिलेगा। तो ये खाली टैरिफ की प्राइसिंग चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि कंज्यूमर की डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असर भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स पे पड़ने जा रहा है। तो मेक प्राइम सेंस। मिनिस्टर ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने एक कमिटी बनाई है, एक वर्किंग ग्रुप कमिटी, एक स्ट्रेटेजिक लेवल की कमिटी बनी है हाँ। और हमें इसके बहुत गौर से इस पे सोचने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हम किस तरह इसके जो मुज़र असरात हैं, उनको कॉम्बैट कर सकें, हम्म। बट बल्कि ये भी कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं टू द यूएस। ऐसा ही है। और मगर हसन अकबर साहब, आर्जी स्टेबिलिटी है, मेरा मतलब है कि सांस तो फिर भी अटका हुआ है, इनएविटेबली हालात लग रहे हैं। मगर इससे कतई नजर, बिफोर आई बिड यू फेयरवेल, वॉशिंगटन में बैठे हैं, यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स। आई वांट टू आस्क यू, अगले हफ्ते ईरान यूएस डायलॉग भी स्टार्ट होने लगा है, बट सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर थ्रेट कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि ईरान पर अटैक किया जा सकता है। ये भी कोई हिकमत अमली है? इस हवाले से मुझे जरा कोई अपडेट बता दीजिएगा। आई मीन, वी आर सीइंग द मैडनेस विद द tariff craziness and rolling. What's going on this side? देखें, मेहर, ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जो कि डेवलप हो रही है। इसमें खुशखबरी ये है कि ईरान ने और अमेरिका ने डायरेक्ट, और या ईरान कह रहे हैं इनडायरेक्ट, लेकिन बेसिकली तो डायरेक्ट ही हो रहा है। नेगोशिएशंस की बातचीत अब सैटरडे को वो लोग पहला सेशन करेंगे टू मूव फॉरवर्ड टू ट्राई एंड स्ट्राइक अ डील ऑन ऑन इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कितनी प्रोग्रेस इसमें हो सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर पहले जब वो पहली टर्म में आए, तो उन्होंने जेसीपीओए जो नेगोशिएट किया था ओबामा गवर्नमेंट ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, उससे वो बैक ट्रैक कर लिए। तो जो जेसीपीओए जो ऑलरेडी नेगोशिएटेड था ईरान के साथ, जिसमें कि ईरान ने ये कहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे, उससे भी अगर वो बैक ट्रैक कर गए, तो उनकी डिमांड इस दफ़ा जो होगी वो जेसीपीओए से ज़्यादा होगी। और क्या ईरान इतनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा, और रिस्ट्रिक्शंस अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, या
जो उनकी बाकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर मिसाइल प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी बात की जाती है। तो ये एक सवालिया निशान है। अच्छी बात ये है, पॉज़िटिव बात ये है कि नेगोशिएशंस की तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन खतरा मौजूद है कि जो खित्ता है वो पूरा का पूरा खित्ता जो है वो जंग की तरफ जा सकता है। क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार ये बात कही है कि वो अगर डील नहीं कर पाएँगे ईरान के साथ तो फिर मिलिट्री स्ट्राइक्स आर ऑन द टेबल। प्रेज़िडेंट नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी अभी वाशिंगटन में थे, इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म, और उन्होंने उस टॉक के बाद जो बातें की हैं, यानी कि वो क्या देखना चाहते हैं एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न्ड, कि अमेरिका ईरान जाए लिबिया की तरह और पूरा डिसमेंटल कर दे उनका न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम। हम्म। तो ईरान के लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्लियरली। तो क्या हम किसी नेगोशिएटेड पोजीशन की तरफ जा पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिन में हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ईरान हमारा नेबर भी है, और अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ती है, मशरिक़ वस्ता में अगर कशीदगी बढ़ती है, तो पाकिस्तान पे उसके डायरेक्ट असरात होंगे हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। ऐसा ही है तो बहुत। दिस इज़ ओपन क्वेश्चन, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इवन इन वाशिंगटन ये फ़ियर का इज़हार ज़रूर कर रहे हैं कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यू नो हसन, बिकॉज आई आस्क्ड यू, लिबिया ने भी न्यूक्लियर असासे सरेंडर किए थे, फिर ईरान डेफिनेटली ऐसे नहीं करेगा, स्टेटेड पोजीशन है। एंड यू नो डील के हवाले से जो बात होती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड ऑलरेडी इजराइल की वजह से, द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन। डील किस नुक्ते पर हो सकती है, कितनी गुंजाइश है? ट्रम्प डील ब्रेकर तो नहीं, नॉर्थ कोरिया की मिसाल भी है, इसकी भी डील देखी थी हमने पहले भी। सो इट्स यू नो इट्स जस्ट आई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ महक कि अगर आप ये सिचुएशन देखिए ईरान क्या चाहेगा? ईरान चाहेगा कि JCPOA प्लस टाइप किसी डील की तरफ उनकी एग्रीमेंट हो जाए अमेरिका के साथ। यूरोप भी यही चाहेगा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी इसके बारे में बात की। अम, अमेरिका ये चाहेगा, जो अमेरिका की पोजीशन है, कि वो वेरिफाइबली कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको वेरीफाई कर सके। मेरा ख्याल है कि ये दोनों की पोजीशंस इस वक्त ऐसी हैं कि जहां पर मुझे कोई कोई मिडल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। ठीक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बहुत पुश किया है। आपको पता है कि ही हैज बीन वन, इजराइल की पोजीशन ईरान के बारे में बहुत अग्रेसिव हो गई है। इजराइल ये फील करता है कि विद द regime change in Syria, and with the rolling back of Hezbollah and the setback to Hamas and other and Syria, that Israel is in a position finally to take action against Iran. Absolutely. It was a pleasure. I'm so sorry. I'm running out of time here. Hassan Akbar Tishnagi रह गई. We will reconnect on this again. बहुत बहुत शुक्रिया.